क्या आप जानते हैं इंटर जनरेशनल ट्रॉमा क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आघात पहुंचता है वो आघात क्या है? यानी कि इंटर जनरेशनल ट्रॉमा क्या है और क्या इसके सिम्टम हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके डील करने के तरीके हैं, ये सब चीज़ें, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत काम का है, आप इसे ज़रूर देखें। अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो के ज़रिए आप इसे समझें। और अगर ये आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, जिस तरह इंसान को स्वभाव, उसका रंग, उसकी लंबाई और बहुत सी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हुई मिलती हैं, ठीक उसी तरह जो आघात हैं, जो ट्रॉमा है, वो भी बहुत बार हम देखते हैं कि विरासत में मिल जाता है। इसे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरा कुछ समय पूर्व मेरा एक जगह ऑफ़िस था और उसके पास एक मेडिकल स्टोर था। तो मेडिकल स्टोर पे जो व्यक्ति आता था ओनर, वो जैसे ही कार से उतरता था तो जो मिड पॉइंट था, उसकी कार का पार्किंग स्पेस और शॉप का जो मेडिकल स्टोर के बीच का था, वहाँ वो रुक जाता था। वहाँ वो हाथ जोड़ता था, फिर वो दाहिने देखता था, फिर बाइने देखता था, फिर वो कुछ देर के लिए रुक के कुछ बोलता था और फिर वो जाता था। ठीक इसी तरह फिर वो दोपहर में 2 बजे आता था और वहाँ मिड पॉइंट पर खड़ा होता था, वो ऐसा करता था। इसके बाद वो शाम को जब जाता था तो बहुत बार मैं ये सोचता था, आखिर ये क्यों करता है? और इसके बाद जब वो उसकी एक्सीडेंटली कुछ ऐसे रीज़न रहे कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वो वृद्ध तो था ही, और फिर उसका बेटा जो था वो भी जब आने लगा तो वो भी वही तरीका इम्प्लीमेंट करने लगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिता तो जो करता था करता ही था, बेटा भी ऐसा क्यों कर रहा है? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया आस-पास के लोगों से कि ये ऐसा क्यों करता है? तो बाद में हमें पता लगा, कुछ लोगों ने बताया कि इनके फादर रेगुलर ऐसा करते हैं। तो वो तो मैंने लोगों को कहा कि यार ये तो मैंने भी देखा है। तो बाद में एनालिसिस करने पर मुझे पता लगा कि ये एक तरह का ट्रॉमा है, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि ऐसा करने से कुछ ख़ास ठीक होगा या उसके लिए कोई फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक तरह का आघात है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि वो रुकता था और 2 बजे अपने सारे काम छोड़कर वो वापस मिड पॉइंट पर आता था, वो कोई परवाह नहीं करता था, खड़ा हो जाता था, फिर वो ऐसी एक्टिविटी करता था। तो ये जो ट्रॉमा है, ये जो एक तरह का आघात है, जो व्यक्ति को लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, तो वो एक तरह की एंग्ज़ायटी होती है, एक तरह का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्ति को मिल जाता है। तो इस जो पीढ़ीगत आघात को, यानी कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के रूप में जो हम आज बात करेंगे, ये आघात एक तरह का चक्र है जो परिवारों से होकर के गुज़रता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ जाता है। तो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा से अर्थ ये हुआ, ऐसे ट्रॉमा से जो ट्रॉमा से बचे हुए व्यक्ति में, उस व्यक्ति से बचे हुए व्यक्ति में से बचे हुए व्यक्ति से उसके आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, जो वंशज हैं, वहाँ तक वो पहुँचता है। और इस तरह को या जनरेशनल ट्रॉमा को ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा भी कहा जाता है, इसको मल्टी जनरेशनल ट्रॉमा भी कहा जाता है। तो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा को अनुभव करने वाले लोग पिछली पीढ़ियों द्वारा अनुभव किए गए आघात या ट्रॉमा से लक्षणों, प्रतिक्रियाओं, पैटर्न और भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। और ये केवल माता-पिता से नहीं आते या दादा-दादी, नाना-नानी से नहीं आते, ये इससे पहले की पीढ़ियों से भी आ सकते हैं। तो इस तरह का जो ट्रॉमा है, ये पीढ़ियों से चला आ सकता है, आगे बढ़ता रहता है। और कुछ समय पहले तक तो इन चीज़ों को विज्ञान कथाओं के रूप में देखते थे या इनको अलग दृष्टि से देखा जाता था, सुपरनैचुरल पावर से भी कुछ लोग जोड़ के देखते थे। लेकिन अब ये विज्ञान में एक अत्याधुनिक जो है एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके बारे में लगातार लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक व्यक्ति के में जो उसका बच्चा है, वो उसके फादर में गुस्सा नहीं आता, उसमें गुस्सा आता है, या वो अकेले में बैठा रहता है। कुछ लोग अकेले में बैठे रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, जबकि माँ-बाप बड़े खुशमिजाज होते हैं। तो ये इंटरजनरेशनल ट्रॉमा के रूप में भी ऐसा हो सकता है। अब हम इसके सिम्पटम की बात करेंगे कि इंटरजनरेशनल ट्रॉमा के सिम्पटम क्या हैं। दोस्तों, इंटरजनरेशनल ट्रॉमा में लोग सीधे आघात अनुभव नहीं करते। एक पीढ़ी में सीधा आघात पिता से पुत्र में नहीं आता या किसी भी संतान में नहीं आता, बल्कि ये उन स्थितियों या घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं जो उनके साथ नहीं हुई,
बल्कि उनसे पहले की पीढ़ियों में हुई है, क्योंकि ये एक सीखा गया, देखा गया, सुना गया व्यवहार है, लक्षण है जो ये बताता है कि अनदेखा किया जाने पर यदि कोई चीज़ है, कोई आदत है, कोई व्यवहार है, यदि उसे अनदेखा किया जाए, तो ये जो पेन है या ये जो आदत है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी पीढ़ी में आगे नेक्स्ट जनरेशन में मिल सकती है। अब अगर इनके लक्षणों की बात करें कि ये किस तरह के ट्रॉमा के रूप में देखे जा सकते हैं, तो इसमें चिंता हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इमोशनल नमनेस यानी कि भावनात्मक शून्यता हो सकती है, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में कमी आप अगर किसी में देख रहे हैं और जबकि उसकी एक जस्ट जनरेशन में नहीं है, हो सकता है उससे पहले की जो जनरेशन है उसमें ऐसी स्थितियां हो। इसके अलावा गुस्सा है, इरिटेशन है, शर्म है यानी कि गिल्ट है, या दूसरों के साथ व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है, या इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो पीटीएसडी के सिम्टम देखे जा सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग देखी जा सकती है, या डिसीजन मेकिंग देखी जा सकती है, या टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, और बहुत से केसों में मेमोरी लॉस भी देखा जा सकता है। तो ये इसके इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के सिम्टम हैं। तो दोस्तों अब इसके कॉजेस की बात करेंगे कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के कॉज क्या है, कारण क्या है। तो इसके हम 4-5 खास कारणों की बात करेंगे। नंबर 1 पर हम बात करेंगे अब्यूज़, चाहे अब्यूज़ किसी भी पीढ़ी में हो, लेकिन अगर वो भावनात्मक होता है या फिज़िकल होता है या इमोशनल होता है या सेक्सुअल होता है, तो ये किसी भी पीढ़ी में अपना असर दिखा सकता है और नेग्लेक्टिंग के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2 पर हम एक्सट्रीम जो इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी में कुछ वार की स्थिति हो गई, बहुत अधिक युद्ध काल की स्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ लोग देखते हैं तो उस नेक्स्ट जनरेशन में असर नहीं आता, उससे आगे की जनरेशन में बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएँ देखी जाती है, कई तरह की होती है प्राकृतिक आपदाएँ, उनसे जो असर पड़ता है वो भी देखा जा सकता है, और वो चिंता या डिप्रेशन या भावनात्मक शून्यता के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा नंबर 3 पर हम बात करेंगे अवसरों की जो कमी होती है। जब अवसर की कमी होती है तो व्यक्ति में निराशा की भावना पैदा होती है, और जब निराशा की भावना पैदा होती है तो ज़रूरी नहीं कि उस पीढ़ी में ही हो, उससे आगे की 1, 2, 3, 4 पीढ़ी छोड़कर भी ये स्थिति देखी जा सकती है या नेक्स्ट जनरेशन में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा नंबर 4 पर गर्भ में जोखिम की स्थिति होती है, तब भी ऐसा हो सकता है। बच्चे के गर्भ में होने पर अगर टॉक्सिक तनाव की स्थिति है, और तो उससे क्या होगा कि जो मस्तिष्क की संरचना है, बच्चे की जो मस्तिष्क की संरचना है और जो कार्य करने की जो स्थितियां हैं वो प्रभावित होती हैं, और ये उनके डेवलपमेंट में देखी जा सकती हैं, इनके असर देखे जा सकते हैं कि बच्चे में बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं आगे जब वो बड़ा होता है। इसके अलावा नंबर 5 पर अंतरपीढ़ीगत गरीबी, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पीढ़ीगत आघात जो है वो गरीबी से भी होता है। जब जीवन की कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, गरीबी होती है, तो व्यक्ति में मानसिक, भावनात्मक जो है शून्यता आ जाती है, वित्तीय रूप से वो विकसित नहीं होता। और एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि जब व्यक्ति के माँ-बाप, यानी जैसे सोच लीजिए कि किसी के माँ-बाप जो है, वो अत्यधिक गरीबी में पले-बढ़े हैं, तो उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन है या ना वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई देखभाल की स्थितियाँ हैं, तो धीरे-धीरे उनमें ये स्थितियाँ होंगी कि वो उनमें स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है, भावनात्मक शून्यता आ सकती है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी देखी जा सकती है। तो ये इसके खास कारण थे। एंड हम इससे कैसे डील किया जाए या कैसे निपटने के उपाय क्या हैं? तो नंबर 1, अपने जीवन में जो आघात हैं, जो ट्रॉमा है, उनको आप पहचानिए, उनको स्वीकार करिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जिनसे आपको भरोसा हो और जिनको आप पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकें अपनी प्रॉब्लम को, तो वो आप उस जो है ट्रॉमा की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो अपने एक खास मित्र से आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 पर अपने पारिवारिक इतिहास को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और खुद को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि पिछली पीढ़ियों में क्या हुआ, आपसे पहले जो आपके जो दादा थे, दादी थी, नाना, नानी, या उससे पहले भी जो जनरेशन थी, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी, ये अगर आप जान जाते हैं तो आपको बहुत हद तक आपकी खुद की जो प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में आपको आसानी से पता लग सकता है। नंबर 3 पर खुद की देखभाल करें। जब आपको पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ अक्सर, या मेरे में चिंता है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सब ठीक-ठाक है, तो फिर आपको अपनी खुद की देखभाल करना ज़रूरी है। और खुद की देखभाल भावनात्मक हो सकती है और शारीरिक रूप हो सकती है, जिसमें आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें या अच्छा खाना खाएँ, तो इस तरह आप देखभाल कर सकते हैं। नंबर 4 पर ऐसे लोगों से मिलें जिनमें आप अपने जैसे ही सिम्पटम देखते हों या
उनमें भी कोई इंटरजनरेशनल ट्रॉमा की स्थिति हो, तो वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे आपसे, और अपने डील करने के तरीके आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपने इस अंतरपीढ़ीगत जो ट्रॉमा है या आघात है, इससे आप निपट पाएँगे। तो आखिर आप समझ चुके होंगे कि अंतरपीढ़ीगत आघात क्या है, कैसे व्यक्ति में इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसके कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे इसको डील किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ, और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को है कि किसी के माँ-बाप के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो बहुत प्यार से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जनरेशन में ऐसी समस्याएँ देखी जा सकती है। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसी समस्या देखी जा सकती है, तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से आया है, ये जो ट्रॉमा की स्थिति, बच्चा चुपचाप बैठ रहता है, आइसोलेट हो रहा है, ये किस तरह से आ रहा है। तो ये अंतर पीढ़ीगत आघात के रूप में भी हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी काम का लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और एक नए टॉपिक के लिए मेरा इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।